हेलो एवरीवन। आज पारिवारिक रोचक कहानियों की श्रृंखला में आप सुनेंगे मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी कन्यादान। दूध जलने की अजीब सी गंध पाकर मेरा माथा ठनका। मशीन छोड़कर रसोई में झांका तो देखा दूध उफन उफन कर चूल्हे में जा रहा है और सुम्मी का कहीं पता नहीं है। सुम्मी, मैंने चूल्हे में लकड़ी खींचते हुए आवाज दी। जब कोई जवाब नहीं मिला तो मैं अनायास ही बैठक की ओर मुड़ गई। सुम्मी खिड़की के पास खड़ी अपलक सड़क की ओर निहार रही थी। तू यहाँ खड़ी है और उधर दूध। दीदी को शायद फिर कोई देखने आए हैं, उसने मेरी बात अनसुनी करके कहा। अच्छा, अब तो मुझे भी कौतूहल हुआ। देखा दद्दू की आलीशान गाड़ी के साथ एक और भी खूबसूरत कार सड़क पर खड़ी है। योगेश कार के दरवाजे पर सबकी अगवानी कर रहा था और दद्दू सीढ़ियों पर हाथ जोड़े खड़े थे। जब सब लोग साथ वाले मकान में अदृश्य हो गए तो मैं वापस मशीन पर आकर बैठ गई। सुम्मी भी मेरे साथ चली आई, पर अब सिलाई में मन नहीं लग रहा था। लड़का कौन सा था री? वह नीले सूट वाला था या हरे स्वेटर वाला? मैंने कहा। तुम भी माँ गजब करती हो। जीजी के लिए वह स्वेटर वाला कैसा लगेगा, जरा सोचो तो। सुम्मी ठीक ही कह रही थी। राजी के 5.5 फुटी कद के सामने अच्छे अच्छे लड़के भी बौने लग उठते थे। कितनी ही जगह सिर्फ इसी कारण रिश्ता नहीं हो सका था। तब से लड़के की ऊंचाई का खास ध्यान रखा जाता था। सोचते सोचते मन हठात उदास हो गया। 2 साल पुरानी वह बात याद आ गई। कितना अच्छा घर था। लड़का इंजीनियर, बाप डिप्टी कमिश्नर। ऊंचाई 5 फुट 8.5 इंच थी। फिर भी राजी के सामने जरा सा लग रहा था और राजी ने मना कर दिया था। दूसरे दिन योगेश घर पर आया था। पहले तो उसने राजी को खूब कोसा था। फिर बोला, चाचा जी, इतना अच्छा लड़का हाथ से जाने नहीं देना चाहते पिताजी। उन्होंने कहा है कि सुम्मी के लिए बातचीत कर ली जाए। अभी 2 दिन और वे लोग शहर ही में हैं। देखने दिखाने का कहें तो इंतजाम हो भी सकता है। मेरे मुंह में तो जैसे पानी भर आया। बड़ी आशा से सुम्मी के पिताजी की ओर देखा, पर इन्होंने बड़ी विद्रूप मुस्कुराहट के साथ कहा था, योगेश, अपने पिताजी से कहना अपनी बेटी की झूठन यहाँ ना भेजें। सुम्मी का बाप अभी जिंदा है। योगेश अपना सा मुंह लिए लौट गया था। बड़ी शान से कह दिया था कि उसका बाप जिंदा है। बाप ऐसे ही तो होते हैं। 2 साल में कितने लड़के देखे हैं। दद्दू को देखो, सारा हिंदुस्तान छान मारा है, कहाँ कहाँ से लड़के ढूंढ लाते हैं। पर राजी की कुंडली में पता नहीं कैसे योग हैं। कहीं उसकी ऊंचाई आड़े आ जाती है तो कहीं डबल एमए की डिग्री। कभी जीजी को घर पसंद नहीं आया, कभी राजी को वर। और दद्दू या योगेश फिर घूमना शुरू कर देते हैं। जब भी वे लोग कोई लड़का नापसंद कर देते हैं तो मेरा मन उस बच्चे की तरह दुखी हो जाता है जो खुद खरीदकर मिठाई खा नहीं सकता, दूसरों की फेंकी हुई उठा नहीं सकता और तरस कर रह जाता है। इन सब बातों को सोचकर आजकल मेरा मन खुद ही भर आता है और किसी भी काम पर बैठना मुश्किल हो जाता है। ये तो दिन भर बाहर रहते हैं। दिन भर इतनी बड़ी लड़की आंखों के सामने रहने पर मेरी छाती में कैसे क्या होता रहता है, इन्हें क्या पता। कहते हैं तुम नाहक फिक्र करती हो। आजकल तो 25 साल से पहले कोई लड़कियों की शादी की बात सोचता भी नहीं। ठीक है, लेकिन वे लड़कियां क्या दिन भर इस तरह घर में बैठी रहती हैं? लड़की को कॉलेज आप भेज नहीं सकते, खर्च नहीं पूरा पड़ता इसलिए। नौकरी नहीं करवाएंगे क्योंकि इससे आपकी बेइज्जती होती है। फिर वह बेचारी क्या करे? दिन भर माँ के साथ खाना बनवाए, सिलाई करवाए या। माँ, दद्दू आ रहे हैं। कौन? मैंने अपनी विचार तंद्रा से जागते हुए सुम्मी से प्रश्न किया। दद्दू आ रहे हैं, पिछले रास्ते से छत पर होकर आ रहे हैं। मैं तो अवाक रह गई। दद्दू पता नहीं कितने सालों बाद इस घर में आए थे। 4-5 साल पहले मुनीश बहुत बीमार हो गया था, तब आए थे, बड़े डॉक्टर को लेकर। बहू, रसोई की चौखट पर खड़े होकर दद्दू ने आवाज दी। मैंने माथे तक पल्लू खींचकर उनके पांव छुए और एक और खड़ी हो गई। बहू, जरा सुम्मी को तैयार करके मेरे साथ भेज दो। राजी को देखने ढेर सारे मेहमान आ गए हैं। उसकी माँ बाहर मेहमानों के पास बैठी है। योगेश की बहू रसोई में अकेली है। सुम्मी साथ रहेगी तो थोड़ा सहारा हो जाएगा, उन्होंने कहा। मैंने सुम्मी की ओर देखा। उसकी आंखों में इनकार साफ झलक रहा था। मैंने आंखों ही आंखों में उसे आदेश दिया और वह पैर पटकती हुई तैयार होने चली गई। दद्दू को मैंने एक पौंडा खींच कर दिया था
और सुम्मी के पीछे पीछे चली आई, यह सोचकर कि ऐसा ना हो कि सिलबिल सी चली जाए और जीजी को उसका रिश्ता बताते हुए शर्म लगे। 4 औरतें बाहर की आई थीं, क्या पता कोई घर देखने के बहाने रसोई तक भी आ जाए। सुम्मी तो जैसे भरी बैठी थी, मुझे देखते ही भड़क उठी। उनके सब नौकर चाकर मर गए क्या, जो हमें याद किया गया है? हम नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कहते पगली, वे खुद चलकर बुलाने आए हैं। वैसे ही कोई जरूरत पड़ गई होगी, नहीं तो भला आज तक कभी ऐसा हुआ है? मैंने उसे समझाया। तब बड़े बेमन से उसने अपना संदूक खोला। मैं चुपचाप बाहर निकल आई, अपने मामा की दी हुई बैंगनी रंग की अंबी का सिल्क पहनकर। जब वह बाहर आई तो गले में जैसे कुछ अटक सा गया। हाथ में, गले में, सारे शरीर पर कहीं सोने का एक तार भी नहीं था। फिर भी लड़की जैसे लक्ष्मी का रूप लेकर ही इस धरती पर आई थी। याद आया, यह छोटी थी तो दद्दू उसे राजलक्ष्मी की जोड़ी के लिए भाग्य लक्ष्मी कहते थे। राजी तो सचमुच राजलक्ष्मी है, पर मेरी यह अभागी बिटिया, वह नाम जैसे उसका उपहास ही बन गया है। दद्दू के साथ उसे भेजकर मैं पता नहीं कितनी देर तक सुम्मी की ही बात सोचती रही। वह पूरे 4 साल बाद उस घर में कदम रख रही थी। अलग होने के बाद इन 2 घरों में ही नहीं, हम लोगों के दिलों में भी दीवार खड़ी हो गई थी। तब से मैंने सिर्फ योगेश की शादी में ही वहां पांव दिया था। उस समय भी उपेक्षा, अपमान और तिरस्कार की ऐसी सौगात पाई थी कि दोबारा जाने की इच्छा ही न हुई थी। फिर भी मैं होली, दिवाली, दशहरा और संक्रांति पर बच्चों को बड़ों के पैर छूने भेजती। राखी, भाई दूज पर लड़कों को अवश्य भेजती, जिससे कोई यह ना कहे कि देने के डर से मुंह छिपा गए हैं। दिया हुआ सब कुछ दुगना करके योगेश, लोकेश, सुम्मी के बहाने लौटा जाते। अजीब से संबंध हो गए थे, न छोड़ते बनता था न निभाते। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए समझने लगे कि उस घर में वे लोग हिकारत से देखे जाते हैं। सबसे पहले सुम्मी ने वहां जाने से इनकार किया। दूसरे वर्ष मुनीश ने भी उसका अनुकरण किया। गिरीश और सतीश तो अभी छोटे थे, पर इस साल से हरीश भी विद्रोही दल में शामिल हो गया था। और कोई बुलाने आता तो सुम्मी तो आज भी न जाती, पर दद्दू की बात और थी। उनकी बात टाली नहीं जा सकती थी। उनके लिए सबके मन में एक ऊंचा आसन है। बंटवारे के बाद भी उस स्थिति में फर्क नहीं आया। ये मुंह से चाहे जो भी कहते रहें, दद्दू की बात टाल दें, ऐसा साहस उनका भी नहीं था। और झगड़ा दद्दू से था ही कब? बैर तो देवर भाभी के बीच था। दद्दू उतने ही निरीह थे जितनी कि मैं, और इस रोज रोज की खटपट से उतने ही त्रस्त भी। जीजी यह देखकर चिढ़ती थी कि लाला जी दिन भर बैठकर ताश खेलते हैं या सिगरेट फूकते हैं, खानदानी कारोबार में जरा भी हाथ नहीं बटाते। साल 2 साल बाद घर में एक प्राणी की वृद्धि करना ही उनके प्रसाद की सीमा है। देवर को यह कोफ्त होती थी कि भाभी ठसक किसे दिखाती है, वे किसी और का नहीं अपने बाप का माल खा रहे हैं। पर कौन समझाता कि बाप की कमाई कोई जिंदगी भर बैठकर नहीं खा सकता, और दद्दू ना होते तो घर की ईंट तक बिक गई होती। और फिर एक दिन विस्फोट हो ही गया। कारण चाहे जो भी रहा हो, सालों से सुलगती आग को बाहर आने का मौका मिल गया। कहनी अनकहनी सारी उस दिन जबान पर आ गई थी, और यह बात भी कि अब आगे साथ रहना नहीं हो सकता। दद्दू उस दिन भी बिल्कुल शांत बने रहे। तूफान थमने के बाद भाई को बुलाकर उन्होंने नकदी, सोना, चांदी सबका बराबर हिस्सा संभलवा दिया। नाप जोख करके मकान 2 हिस्सों में बांट दिया। नई सड़क पर एक नई फैंसी क्लॉथ की दुकान लेकर दे दी। मुझे अलग हो जाने से जरा भी खुशी नहीं हुई। दद्दू के बच्चों पर मेरी बहुत ममता थी, पर रोज रोज के किलकिल से छुटकारा पाने की राहत जरूर महसूस की। 3 महीने बीतते बीतते इन्होंने पकना शुरू किया। बाप दादों की दुकान तो लोग बागों ने अपने लिए रख ली, हमें नई जगह पर बिठा दिया है। भला हमें कोई पूछता है वहां? बात दद्दू के कानों तक भी गई, और दूसरे ही हफ्ते दुकानों की अदला बदली भी हो गई। साथ ही दोनों मकानों के बीच एक लंबी सी दीवार भी डल गई। मैं योगेश और राजी को देखने के लिए तरस गई, पर जीजी के रोज रोज ताने भी अब नहीं सुनने पड़ते थे। दुकान नई हो या पुरानी, चलाने से ही तो चलती है। देखते ही देखते दद्दू की नई दुकान भी चल निकली। बीकॉम के बाद योगेश ने भी पास ही में एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान खोल ली। लोकेश के लिए एक फैक्ट्री खोली गई थी, और वह उसकी ट्रेनिंग के लिए अमेरिका चला गया था। अब इनको यह शिकायत है कि दद्दू ने सारे पुराने ग्राहक अपनी ओर तोड़ लिए हैं।
पहले पहल तो मुझे भी इन किस्सों पर विश्वास आ जाता था, पर बाद में समझ गई कि अपनी अकर्मण्यता पर पर्दा डालने के बहाने है सब। पुराने न सही, इतने दिनों में तो नए ग्राहक भी जुट सकते थे। दुकान को ताश का अड्डा बना लेने का अंजाम तो यही होता है। जो आदमी मुझे यह खबर देकर गया था, उसके सातों पुरखों का इन्होंने तर्पण कर डाला था। धीरे धीरे सारी कैश चुक गई। फिर चांदी का नंबर आया। फिर एक एक करके मेरे गहने भी जाने लगे। तब घबराकर मैंने दद्दू के पास संदेश भिजवाया। उन्होंने खुद जाकर दुकान का मुआयना किया और दुकान में पार्टीशन डलवाकर आधा हिस्सा एक डिस्पेंसरी के लिए किराए पर उठवा दिया। किराया सीधा मेरे पास पहुंचे, यह व्यवस्था भी कर दी। उन्होंने बहुत हाय तौबा मचाई, जो जी में आया बकते रहे, पर दद्दू की व्यवस्था को बदलने का साहस न कर सके। इससे भी पूरा न पड़ा तो मैंने छत के 3 कमरे और रसोई अपने लिए रखकर नीचे का सारा हिस्सा किराए पर उठा दिया। ऊपर रहने में ढेर सी असुविधाएं थी, पर एक सुविधा थी सबसे बड़ी कि ऊपर वाला हिस्सा अकेला था और मेरी रसोई में क्या पकता है किसी को पता नहीं चलता था। अपने घर में तो कोई भूखा प्यासा भी रह लेता है, लेकिन बेटी का ब्याह, उसके लिए तो हाथ पांव मारने पड़ते हैं। यह काम तो औरतों के करने का नहीं है। दिन भर घर में बैठी लड़की सूखती जा रही थी और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। धम धम पैर पटकती हुई सुम्मी लौटी तो मेरा ध्यान बटा। क्यों री, गए क्या वे लोग? कैसा है लड़का? राजी से तो ऊंचा ही बैठेगा ना? कितने लोग थे? लड़के की माँ भी थी क्या? तमाम सवाल मैंने एक साथ पूछ डाले, पर सुम्मी ने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया और भड़ाक से दरवाजा बंद करके साड़ी बदलने चली गई। मुझे अपने ही ऊपर शर्म आई। कैसे कैसे प्रश्न पूछ बैठी मैं। मुझे इसकी भावनाओं का जरा तो ख्याल करना चाहिए। बेचारी का मन कितना कुढ़ रहा होगा कि ताऊजी के यहाँ तो इतनी दौड़ धूप हो रही है, खोजबीन हो रही है, और यहाँ अभिमान के मारे अपने भैया के आगे कभी हाथ नहीं फैलाया था, पर अब कल ही लिख दूंगी कि आकर इसे लिवा ले जाएं और जैसे भी हो पार लगा दें। शुक्र है भगवान का कि एक लड़की दी, नहीं तो किस किस के आगे हाथ पसारती। रात खाना परोसते हुए मैंने इनसे बताया, आज फिर राजी को देखने आए थे। वेरी गुड, उन्होंने हंसकर कहा। बाप ने ब्लैक में खूब जमकर कमाया है। अब छोकरी सब हिसाब बराबर कर रही है। 8-10 हजार तो अब तक देखने में ही खर्च हो गए। शादी तो अभी बाकी है। मुझे बात का यह ढंग अच्छा नहीं लगा। कहा, जब संयोग बनेगा तभी ना शादी होगी। बेचारे कोशिश करने में तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा हूँ, यही कहना चाहती हो ना? इन्होंने यकायक गर्म होते हुए कहा। ठीक तो है, मैं दद्दू की तरह हाई क्लास का आदमी नहीं हूँ। रोज रोज इस तरह के आयोजन नहीं कर सकता, तो तुम सोचती हो मुझे कोई फिक्र ही नहीं है। ठीक है, तुमने मेरे बारे में इससे ज्यादा सोचा ही कब है? और थाली सरकाकर उठ खड़े हुए, सुपारी तक बिना खाए बाहर चले गए। मैं बड़ी देर तक वहीं चौके में सिर थामे बैठी रही। इस तरह के सीन आए दिन होते ही रहते थे और हर बार मेरा मन पहले से अधिक उदास हो जाता। जब भी राजी को कोई देखने आया, मैं इनके कानों में यह बात जरूर डालती। मन में एक आशा सी बनी रहती कि कभी तो इनके अंदर का बाप जागेगा, पर सिवा बड़े भाई को गालियां देने के उनसे कुछ नहीं होता था। बहुत हुआ तो मूड खराब हो जाने का बहाना करके बाहर निकल जाते और आधी आधी रात तक घर नहीं लौटते थे। किसी तरह अपने सोच विचार को परे धकेल मैंने रसोई समेटी और बिस्तर पर आकर पड़ रही। दबी दबी सिसकियों की आवाज सुनकर देखा, सुम्मी तकिए में मुंह गड़ाकर रो रही है। मैं उठकर उसके पास गई और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती रही। उस छोटे से घर की चार दीवारी में दुख सहते सहते हम लोगों का रिश्ता माँ बेटी का न रहकर सखियों का सा हो गया था। एक दूसरे की व्यथा हम लोग बिना कहे ही समझने लगी थी। देख लल्ली, मैंने उसे थपकते हुए कहा, तू कुछ दिनों के लिए अपने मामा जी के यहाँ हो आ, और कुछ नहीं तो इस रोज रोज की चकचक से ही छुटकारा मिल जाएगा। बाहर रहेगी तो उतना ही मन अच्छा रहेगा। हमें कहीं नहीं जाना है, उसने उसी तरह तकिए में मुंह छिपाए हुए कहा। क्यों नहीं जाना है? भाभी हर चिट्ठी में तो तेरे लिए लिखती रही हैं। उन लोगों ने एक दो जगह तेरे लिए बात भी। माँ, सुम्मी एकदम उठ बैठी। नाइट लैम्प की रोशनी में उसका तमतमाया चेहरा साफ नजर आ रहा था। माँ, तुम्हें कसम है जो तुमने किसी से मेरी शादी के लिए कहा, मैं कुंवारी रह जाऊंगी, तुम मेरे लिए चिंता मत करो। लेकिन ऐसा हुआ क्या है? क्या हुआ है? तुम्हारे लिए तो शायद कुछ नहीं हुआ है, उसने अजीब से लहजे में कहा। पर तुम्हें पता है,
तुम्हारे इस पागलपन की वजह से आज तुम्हारा, मेरा, हम सबका कितना अपमान हुआ है। क्यों जिस जिससे मेरी शादी की चर्चा करती रहती हो? क्यों कहा था तुमने दीदी से? क्यों कहा था? और देखते-देखते उसका चेहरा फिर आँसुओं से भीग उठा। मैं तो एकदम जड़ होकर रह गई। मैं राजी से सुम्मी की शादी की चर्चा करूँगी? वह कौन-सी पुरखिन हो गई है? लेकिन तभी वह प्रसंग याद आ गया जब राजी से पिछली मुलाकात हुई थी। नवरात्र में रोज मंदिर जाने का मेरा नियम था। वह शायद अपनी सहेलियों के साथ दर्शनों के लिए आई हुई थी। मुझे देखा तो दौड़ी आई और इतने लोगों के बीच मेरे पाँव छू लिए। संकोच और ममता से भरकर मैंने तो उसे अपने से भींच ही लिया। आसपास घूरती हुई आंखों का भान हुआ, तब मैंने धीरे से उसे अपने से अलग किया। अपने दोनों हाथों से मेरे कंधे पकड़कर वह देर तक मुझे देखती रही। क्या बात है चाची? बीमार थी क्या? कितनी दुबली हो रही हो? किसी को दिखाया भी था? देखते देखते वह बचपन वाली राजी बनी जा रही थी और मुझे रोना आ रहा था। उसे बीच में ही टोक कर मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है लल्ली। बहुत दिनों बाद देख रही हो ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है। बेकार की बातें रहने दो चाची, तुम सचमुच बीमार हो और छुपा रही हो। इतनी दुबली तो तुम कभी नहीं थी। बताओ, मेरे सिर पर हाथ रखकर कहो कि तुम बिल्कुल ठीक हो। दो दो लड़कियां घर में बैठी हैं। यह मेरे मर जाने के ही तो दिन है। क्यों? मैंने प्यार से उसके गाल थपथपाते हुए कहा। यही तो अन्याय है, सारी चिंता तुम लोग अपने सिर पर ले लेती हो और फिर लड़कियों की हालत देखो क्या हो जाती है। और उसने अपने भरे पूरे शरीर की ओर देखकर मुंह बिचका दिया। लौटते हुए सारे रास्ते मेरी आंखों के सामने राजी का गदराया बदन और खिलखिलाता चेहरा घूमता रहा, और मेरी सुम्मी दिन भर घर की चार दीवारी में कैद, माँ की गृहस्थी का भार ढोती हुई, माँ का दुख बटाती हुई सूखती जा रही है, कुम्हलाती जा रही है। और सुम्मी कहती है मैंने राजी से सुम्मी की शादी की बात की थी। शायद मजाक में कही हुई उस बात में अनजाने ही मेरी व्यथा और चिंता उभर आई थी। मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। कुछ शांत होने पर खुद सुम्मी ने ही धीरे धीरे सारी बात बतला दी। मुझसे मिलने के बाद राजी ने एक दिन दद्दू से चुपचाप कह दिया था कि चाची सुम्मी की शादी की चिंता में सूखती जा रही है। दद्दू खुद भी चिंतित थे, पर एक बार अपमानित हो जाने के कारण इस झमेले में पड़ना नहीं चाहते थे। इस बार राजी को देखने जो लड़का आया था, वह शहर में अपनी फूफी के यहाँ ही रुका हुआ था। शाम को जो लोग बाग आए थे उनमें लड़के का फुफेरा भाई भी था, वही स्वेटर वाला। सब लोगों के साथ यह बात उठी कि यह लड़का सुम्मी के लिए ठीक रहेगा। योगेश पर मेहमानों का भार छोड़कर दद्दू चुपचाप पिछले रास्ते सुम्मी को बुलाने आए थे। वे जानते थे किसी और के बुलाने पर वह आएगी नहीं। सुम्मी को सीधे ड्राइंग रूम में ले गए। सबसे परिचय करवाने के बाद उसे राजी के पास बिठा दिया गया था। राजी ने फुसफुसाकर उसे बता दिया था कि वह स्वेटर वाले को अच्छी तरह देख ले। यहाँ तक तो सब ठीक ही हुआ था। उन लोगों के जाने के बाद सुम्मी आने ही लगी थी कि राजी ने हाथ पकड़कर रोक लिया था। बरसों बाद मिली थी वे, और उन लोगों के सामने बातचीत जरा भी नहीं हो पाई थी। गपशप और नाश्ते में दोनों बहनें डूबी हुई थी कि सामने वाले कमरे से सास बहू की बातचीत सुनाई दी। लड़की तो लाकर दिखा दी, पर यह भी सोचा है कि कितनी ऊंची उड़ान है। जीजी कह रही थी लेना देना तो अलग, उन लोगों के रुतबे के लायक इत्रपान भी हो सकेगा। वे दिन गए जब लोग खानदान भर देखकर लड़की ब्याह लेते थे। तो परवाह क्या है माता जी, योगेश की बहू ने कहा। जब ताऊ जी ने इतना धर दिखाया है तो शादी कर पाने का जिम्मा भी उनका ही रहा। दद्दू शायद आसपास ही कहीं थे, गरज कर बोले, बहू, शादी का खर्च चाहे सुम्मी के ताऊ जी उठाएं या उसके पिताजी, तुम्हारे पियर से कुछ नहीं मांगेंगे, इत्मीनान रखो। इसके आगे सुम्मी नहीं सुन सकी थी और राजी का हाथ छुड़ाकर भाग आई थी। सारी बात सुनकर समझ में नहीं आया कि मुझे खुश होना चाहिए या उदास। दद्दू के लिए जरूर श्रद्धा उमड़ आई। अपनी लाडली नाजोपली बहू को आज उन्होंने मेरी सुम्मी के लिए कठोर शब्द कहे थे। यह जानकर खुशी तो हुई पर डर भी लगा। उस घर का वातावरण इस घटना के बाद कैसा होगा, इसकी कल्पना की जा सकती थी। गनीमत थी कि नीचे वाली नर्स बाई इन दिनों छुट्टी पर थी, नहीं तो घर में तूफान उठे बिना नहीं रहता। नर्स बाई जानती थी कि देवर भाभी को लड़वाना कितना आसान है। मुफ्त का तमाशा देखने में किसी को क्या ऐतराज हो सकता है। 5-6 दिन बाद योगेश आया। चाचा जी तो घर पर नहीं है ना? उसने बाहर ही से पूछ लिया था। चाची, उन लोगों का संदेश आ गया है। उन्हें सुम्मी पसंद आ गई है। आप लोग क्या कहते हैं बताइए? उसने बैठते ही शुरू किया। खुशी के मारे मैं मूक सी हो गई। उसने मेरी चुप्पी का दूसरा अर्थ लेते हुए कहा,
लड़का जल्दी से आपको दिखाया नहीं जा सका, लेकिन वे लोग यहीं के हैं, किसी भी दिन देख आइएगा। फोटो यह रहा। लड़का डॉक्टर है, प्रैक्टिस अभी जमी तो नहीं है, पर पिता की रेपुटेशन अच्छी है, जल्दी ही चलने लगेगी। आपने डॉक्टर अवध बिहारी का नाम सुना है ना? उसी का लड़का है। लड़का तो अच्छा है भैया, फिर दद्दू खराब थोड़े ही देखेंगे। ये आप कह रही हैं, हमारे यहाँ आकर सीखिए नुक्स कैसे निकाले जाते हैं, उसने कहा। क्यों, क्या हुआ? लड़का तो अच्छा था, मैंने खिड़की से देखा था। मैंने अपनी ताक झाक वाली बात कह दी और झेप गई, पर योगेश अपनी ही धुन में था। बोला, इस बार जानती हैं क्या बात हुई? लड़के का इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड नहीं जमा मैम साहब को। वह मिलिट्री में जवान है, बीएससी पास है, पर इनकी तरह लेक्चर नहीं झाड़ता है ना, इसी से इन्हें पसंद नहीं आया। मैंने तो चाची आज ही 2 दर्जन जूतों का ऑर्डर दे दिया है। राजी पर इतना गुस्सा आया। पिता और भाई 5 साल से परेशान हो रहे हैं, पर इनके मिजाज ही नहीं मिलते। मेरी सुम्मी की सी दशा होती तो पता चलता। रात मैंने किस तरह उत्साह से इन्हें यह खबर सुनाई। इस बार झूठन वाला मामला नहीं था, लड़का सुम्मी के लिए ही देखा गया था। फिर भी इन्हें बिगड़ना था, सो बिगड़े भी। वाह, बड़ी जल्दी याद आया कि लड़की के बाप भी है, उसे कहना चाहिए। उनसे कहो इतना किया है तो कन्यादान भी कर दे। लड़की उन्हें पसंद आने से ही हो जाएगा, हमें भी तो लड़का पसंद हो। लड़का अच्छा है, मैंने देखा है, शहरी में तो है, आप जाकर देख आइए। पर घर आया इतना अच्छा रिश्ता मैं जाने नहीं दूंगी, मैंने अनुन्य के स्वर में कहा। जाकर देख आने से सब कुछ हो जाएगा? और उन लोगों ने मुंह फाड़ कर कुछ मांगा तो क्या करूं? घर लौट आऊं या नदी में डुबकी लगा जाऊं? उस दिन पहली बार मन में उनके लिए तिरस्कार जागा। जब भी कोई समस्या सामने आई कि मरने जीने की बातें करने लगेंगे, लेकिन हर बार की तरह यह समस्या तो समाप्त होने वाली नहीं थी। यह तो लड़की की तरह दिनों दिन बढ़ती ही जाती। उस दिन मैंने खूब जली कटी सुनाई, न बच्चों का ख्याल किया न पड़ोसियों का। पर इतने दिनों से संचित सारी रोष उड़ेल देने के बाद भी मन हल्का नहीं हुआ, उल्टे और भारी हो गया। यह घर बेच दीजिए, एक बार वह घर से चली जाए तो मैं बच्चों को लेकर सड़क पर भी रह लूंगी, मैंने आखिर में कहा। पर कहते ही याद आया, यह घर भी अपना कहाँ था, आधे से ज्यादा तो रहन पड़ा था। थक हार कर मैं जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। क्या पाप किया था मैंने, जो जिंदगी भर इस अकर्मण्य आदमी के पल्ले बन गई थी? गरीबी से मुझे डर नहीं लगता, अपने पति का साथ हो तो झोंपड़ी भी अच्छी लगती है, नमक रोटी में भी स्वाद मिलता है। फिर 10वीं तक पढ़ी हुई थी मैं, इनकी रईस ख्याली आड़े नहीं आती तो गृहस्थी का बोझ उठाने के लिए नौकरी भी कर सकती थी। दुख का बोझ अगर बांट लिया जाए तो इतना भारी भी नहीं लगता। पर इन्होंने जिंदगी भर क्या किया, सिर्फ दूसरों को कोसा ही है। कभी दद्दू को कि उन्होंने ठग लिया मुझे, इसलिए कि मेरे आते ही लक्ष्मी उनसे रूठ गई थी। कभी बच्चों को कि वे अपने साथ भूख और बीमारी के अलावा कुछ नहीं लाए। जीवन में एक तो काम ऐसा करके दिखाते कि मैं गर्व से सिर उठाकर चलती। एक दिन सुबह ही सुबह मुनीश ने खबर दी कि दद्दू आ रहे हैं। हम लोग रसोई में चाय पी रहे थे, बाहर वाले कमरों में बिस्तर फैले हुए थे। मैंने और सुम्मी ने जल्दी से बिस्तर समेटे, तब तक दद्दू ऊपर आ गए। बगुले के पंख सी धोती कुर्ता पहने, माथे पर चंदन का टीका लगाए, सीधे मंदिर से आ रहे थे शायद। मैंने सिर पर पल्ला लेकर उनके पांव छुए और इन्हें बुलाने भीतर गई। जंगी और अंडरवियर पहने ये चूल्हे के पास मजे में ताप रहे थे। मन ही मन भाइयों की तुलना कर डाली और विषाद से वर उठी। बाहर दद्दू बैठे हैं, मैंने पजामा पकड़ाते हुए कहा, और जरा ढंग से ही बोलना। उनके गुस्से की परवाह किए बिना मैंने समझाया। वे कमरे में चले गए, मैं दरवाजे से कान लगाए खड़ी रही। योगेश मिला था? दद्दू ने सवाल किया। जी हाँ। उस रिश्ते के बारे में क्या तय किया तुमने? जी, मैंने योगेश को बता दिया था, लड़का हमें पसंद नहीं है। मैं तो दंग रह गई, इन्होंने बाहर ही बाहर इस तरह जवाब भी दे दिया और मुझे बताया तक नहीं। दुख और क्रोध से मेरा सारा शरीर कांपने लगा। उधर दद्दू ने प्रश्नों की झड़ी लगा रखी थी। किसे पसंद नहीं है, तुम्हें, बहू या सुम्मी को? नापसंद करने जैसा उसमें क्या है? रंग रूप, विद्या बुद्धि, कुल गोत्र, किस चीज में तुम्हें दोष नजर आया? जीवन में पहली बार मैंने दद्दू के सामने बोलने का साहस जुटाया। जी, लड़के में तो रत्ती भर भी दोष नहीं है, इतने ऊंचे घर में संबंध करने से संकोच हो रहा था, इसी से। तो हमारा घर नीचा है? दद्दू गरजे।
रही दान दहेज की बात, तो कोई उनके दरवाजे तक गया भी है पता लगाने? वे दान दहेज न भी लें, तब भी यह शादी नहीं हो सकती। मेरी इतनी हैसियत नहीं है। बड़ी देर बाद इन्होंने मुंह खोला। तुम अगर सोचते हो कि कोई नारियल सुपारी के साथ तुम्हारी बेटी ब्याह ले जाएगा, तो भैये, हिंदुस्तान में भी 50 साल तक वह दिन नहीं आएगा, दद्दू ने कहा। जी मैं चाहता भी नहीं कंगालों की तरह शादी करना। सुविधा जुटा रहा हूँ। तुम जिस तरह से सुविधा जुटा रहे हो, उसके इंतजार में तो लड़की बूढ़ी हो जाएगी। भैये, फूस की आग पर तापना बड़ा मुश्किल है। जुआ चाहे सरकारी लॉटरी का हो या मटके का, किसी का घर नहीं भरता। मैंने लोगों को रातों रात कंगाल होते देखा है। भावावेश में उनका गला भराया। वे शायद और भी कुछ कहते, पर इनके तमतमाए चेहरे को देखकर चुप रह गए। पत्नी के सामने इस तरह अपमानित होना इन्हें शायद अच्छा नहीं लग रहा था। खैर, जैसे भी तुम ठीक समझो। बहू, ये पासबुक रखो। ये पैसा सिर्फ सुम्मी की शादी के लिए ही रख छोड़ा था। यह रिश्ता पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, दुनिया में और भी लड़के हैं। लेकिन सिर्फ पैसों की तंगी के कारण लड़की को ज्यादा दिन घर में बिठाकर तो नहीं रख सकते हम। उन्होंने पासबुक तिपाई पर रखी ही थी कि ये कड़े स्वर में बोल उठे। ये आप ले जाइए। गरीब सही हम, लेकिन भिखारी नहीं है। मैं भी कोई महात्मा नहीं हूं जो तुम्हें दान दे रहा हूं। दद्दू ने भी कड़क कर जवाब दिया। गांव का मकान बेचकर जो रुपए हाथ आए थे, उनमें से आधे तुम्हारे नाम पर डाल दिए थे। उन पर तो अपना अधिकार मानते हो कि नहीं? आपने तो बतलाया था कि वह मकान अस्पताल के लिए धर्मार्थ दे दिया है। ये बोले। अभी कहा ना कि मैं कोई धर्मात्मा नहीं हूँ, व्यापारी आदमी हूँ। इतनी बड़ी हवेली यूं ही दान कर दूं, ऐसा संत नहीं हूं। ये बात मुझसे छिपाए रखने की क्या जरूरत थी? इन्होंने खींच कर पूछा। पर दद्दू ने कोई जवाब नहीं दिया। गोद में रखी टोपी सिर पर रखकर सीढ़ियां उतरने लगे और जवाब देने की जरूरत क्या थी? क्या ये स्वयं ही अपने प्रश्न के उत्तर नहीं थे? कांपते हाथों से मैंने पासबुक उठा ली। उसमें रुपया जमा करने की तारीख उसी महीने के अगले माह की थी, जिस महीने में हम लोगों का बंटवारा हुआ था। अभी आप सुन रहे थे अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेरने वाले एक अकर्मण्य पिता और पति की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। आपका स्वागत है। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन अवश्य दबा दीजिए ताकि आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।